हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से रिवाइज इंडिया सीरीज में। तो आप सभी का मैं बता दूं बच्चों कि मैं इससे पहले 2 चैप्टर्स का रिवीजन करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और अब बारी है चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन की। तो बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए, क्योंकि हमने 100 में से 100 नंबर लाने का सपना देखा है और हम उस 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे, इसीलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक एक एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, वो भी अंडर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर। तो प्यारे बच्चों, एक बार तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना टारगेट बता दो। क्या आप लोग भी 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो मैथ्स में? जल्दी से फटाफट से बताएंगे कॉमेंट करके। एक बार लाना चाहते हैं क्या? पक्का? यस और नो? लाना चाहते हैं ना? चलो ठीक है। तो बेटा जी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों के पास, और शुरू करते हैं आज का रिवीजन। तो सबसे पहले बता देता हूं बेटा, इस चैप्टर में आज की क्लास में हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे एक तो परिचय, ठीक है, ग्राफीय स्थितियां क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बेटा दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और चौथा है हमारे पास विलोपन विधि। इनके बारे में भी जानेंगे कि कैसे इन विधियों से जो है द्विघात, जो आपकी ये समीकरण होती है 2 चरों वाली, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसमें क्या होता है कि रैखिक व्यंजक जो होता है हमारे पास, रैखिक व्यंजक किसे कहते हैं? जिसकी घात कितनी होती है? जिसकी घात होती है 1। जैसे मान लीजिए 2x प्लस का 3y प्लस के 5, ये क्या है? ये एक रैखिक व्यंजक है। अब हमने क्या किया, हमने इस रैखिक व्यंजक को या तो क्या कर सकते हैं, या तो इस रैखिक व्यंजक को किसी दूसरे रैखिक व्यंजक के बराबर रख दें, जैसे कि 3x प्लस का 4y है ना, और प्लस के 10। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसी रैखिक व्यंजक को हम किसी संख्या के बराबर रख दें, तो तब जाकर के क्या बनती है? समीकरण बनती है। देखिए इसी को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। 2x प्लस का 3y प्लस के 5 बराबर 3x प्लस के 4y प्लस का 10। या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि 2x प्लस का 3y प्लस के 5 बराबर 10। इन दोनों ही सूरतों में बेटा क्या बन रही है? समीकरण बन रही है। तो जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है व्यापक रूप, या जिसे हम लोग सामान्य रूप भी कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर समीकरण होने वाली है वो 2 समीकरण होने वाली है, एक समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है युग्म। युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। एक जोड़े में कितनी होंगी? एक जोड़े में होंगी 2 समीकरण। यानी कि बच्चों ये कुछ इस प्रकार से होंगी। एक पहली समीकरण हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्या होगी। देखो इसको हम इधर करते हैं। एक समीकरण जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। ये तो पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण हमारे पास होगी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये हमारे पास 2 रैखिक समीकरण हैं, और इनमें हम देख सकते हैं कि जो चर है x और y, उनकी पावर, उनकी घात बड़ी से बड़ी कितनी है? 1 घात है। और a1 b1, a2 b2, c1 c2, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर बच्चों अचर पद हैं, यानी कि गुणांक हैं। इन्हें गुणांक कहा जाता है, कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका आलेख कैसा होगा? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है बच्चों, वो एक रेखा होती है, सरल रेखा होती है। वो क्या होगी? एक सरल रेखा। और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो क्योंकि हमारी 2 समीकरण हैं तो क्या होंगे? 2 रेखाएं भी होंगी। एक समीकरण के लिए एक रेखा, दूसरी समीकरण के लिए दूसरी रेखा। तो इसका मतलब 2 समीकरण है तो रेखाएं भी कितनी होंगी? 2 होंगी। जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो इसमें क्या होता है बेटा? देखो इसमें ये हो सकता है कि वो दोनों समीकरण जो है किसी न किसी बिंदु पर या तो काट रही हो, या ये हो सकता है कि दोनों जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हो, और या फिर ये भी हो सकता है बच्चों कि वो जो दोनों रेखाएं हैं एक के ऊपर दूसरी रेखा हो, अर्थात समपाती हो। तो ये तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। या तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हो,
या ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, दोनों एक दूसरे के समांतर हो, या ये भी हो सकता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, इसी रेखा के ऊपर क्या हो जाए, इसी रेखा के ऊपर बच्चों दूसरी रेखा हो जाए, इसी के ऊपर क्या है, दूसरी रेखा भी है। ये देखो एक के ऊपर दूसरी रेखा, या ये हो सकता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो, या ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, या यानी कि वो किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो, काट रही हो। तो ये रैखिक समीकरण के क्या होते हैं, आलेख। अब कैसे पता चलेगा कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कब रेखाएं समांतर हैं, कब रेखाएं संपाती हैं, है ना। तो ये है समांतर रेखा, ये तो समांतर है, ये समांतर हो जाएगा। फिर ये इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी है, ये वाली प्रतिच्छेदी है जो इधर वाली हैं, और ये वाली कैसी हैं, ये वाली रेखाएं आपकी संपाती हैं, ये वाली रेखाएं आपकी संपाती हैं। अब बच्चों देखो इनके लिए ना 3 कंडीशन है। क्या आप लोगों को पता है कि इन तीनों कंडीशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है? जल्दी से बता दो, कितने लोगों को पता है कि ये तीनों कंडीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताओ बच्चों, आप लोगों को सबको पता है ना कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर 4 प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ये तो ये पूछ लेते हैं कि बताइए रेखाओं के आलेख कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी, या तो ऐसे पूछते हैं, या ये पूछते हैं कि बताइए इन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे, हलों की संख्या पूछेंगे कि इन दोनों समीकरणों के हलों की संख्या है, तो 1 हल है, 2 हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर बहुत सारे हल हैं, असंख्य हल हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये भी होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो बच्चों संगत असंगत का पता कब चलता है? संगत असंगत का पता तब चलता है, आप बताइए जरा कब पता चलता है? एक बार आप लोग जरा कमेंट करके बता दो फटाफट से, कब पता चलता है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? ये कैसे पता चलता है और कब पता चलता है? बताओ बच्चों, कब पता चलता है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? तो बेटा जी जब आपको समीकरण का हल मिलता है, अगर आपको समीकरण का हल मिल रहा है तो वो समीकरण युग्म कैसा कहलाता है? संगत समीकरण युग्म कहलाता है। और जब आपको समीकरण युग्म का हल नहीं मिल रहा, कोई हल नहीं मिल रहा, एक भी हल नहीं मिल रहा है, तो वो समीकरण युग्म कैसा कहलाता है? असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। ये भी पूछा जा सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, या तो ये पूछेंगे रेखाएं कैसी हैं, या ये पूछेंगे हलों की संख्या कितनी है, या ये पूछेंगे कि संगत है या असंगत है। अब चौथा सुन लो, चौथा ये होता है कि आपको दे देंगे कि भाई ये जो दोनों समीकरण हैं ये कैसी हैं, जो है समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं या संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, तो के का मान बताइए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात? चलो तो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो तुलना में हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अनुपातों की हम तुलना करते हैं। अगर a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। और इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल मिलता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं, यानी जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है a1 बटा a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तीनों आपस में अगर बराबर हो। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? संपाती हो जाती हैं। और संपाती रेखाओं के केस में आपको बहुत सारे हल मिलते हैं। और बेटा देखो, हल एक मिले या बहुत सारे मिले, अगर एक हल भी मिलेगा ना तो भी समीकरण युग्म कैसा कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ये ध्यान रखना, चाहे एक ही हल क्यों ना मिल रहा हो, वो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत समीकरण युग्म होगा। तो यहां पर तो आपका समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। और संपाती रेखाओं में तो बहुत सारे हल मिल रहे हैं क्योंकि, तो ये भी समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत समीकरण युग्म होगा। लेकिन जब समांतर रेखाओं की बात आती है तो समांतर रेखाओं में बेटा आपको कोई हल नहीं मिलता। a1 बटा a2 जो है वो b1 बटे b2 के तो बराबर होता है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता, और कोई हल नहीं मिलता, इसलिए समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? असंगत समीकरण युग्म होगा। ये आपका बच्चों तीसरी स्थिति हो गई। इन तीनों में से बेटा किसी न किसी एक कंडीशन पर, किसी न किसी एक स्थिति पर प्रश्न बोर्ड के पेपर में सवाल जरूर आएगा। लिख लो बेटा जी, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं अब सवाल की। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। कितने हल होंगे इसके? अद्वितीय 2 हल,
अपरिमित रूप से अनेक हल या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या निकालना है, देखो हमें तो अनुपात निकालना है a1 बटा a2, है ना। फिर क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2, और फिर हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे c1 बटे c2। ठीक है, तो हमने a1 बटा, ये a1 है, ये a2 है, यानी क्या हो जाएगा 2 बटे 3। फिर निकाला b1 बटे b2, यहाँ पर y के साथ जो है वो क्या है b1, फिर यहाँ पर y के साथ जो है वो क्या है b2, यानी 1 बटे 2। फिर c1 c2 के लिए देखो क्या करना पड़ता है, 5 को इधर लाओगे, 8 को इधर लाओगे, क्योंकि बेटा हमारी समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0। जो राइट साइड होता है, राइट साइड में देखो 0 होती है, बराबर के दूसरी तरफ 0 होती है। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए 8 को इधर लाना पड़ेगा ना, तभी तो 0 बनेगा। यहां पर भी देख लो आप, a2x b2y प्लस का c2 बराबर क्या होगा, ये जो 8 है इसको कहाँ लाना पड़ेगा, 8 को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तभी तो राइट साइड में 0 बनेगा। इसलिए तो जब 5 लेफ्ट साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, वही c1 होगा। और जब 8 लेफ्ट साइड में आएगा तो वो भी माइनस का होगा, यानी c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो आप, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 बटे 8 आ जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि a1 बटा a2 जो है, b1 बटे b2 जो है, और c1 बटे c2 जो है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। सही है, आ गया सबको समझ में। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। प्रश्न में बोला गया है कि समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1, 3x प्लस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है, एक ये टाइप है बेटा। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। देखो यहां पर आपको क्या करना है, क्या बोला गया है कि इनका कोई भी हल नहीं है। बेटा कोई हल कब नहीं होता, आप मुझे बताओ, कोई हल कब नहीं होता। कोई हल तब नहीं होता है जब रेखाएं कैसी होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं, तब कोई हल नहीं होता। और समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, आपने सॉल्व किया, आपने मुझे इसका आंसर बताया, जल्दी से बताओ, क्या आपने सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताया। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखो जब समांतर होती हैं तो a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं क्या, नहीं। ये दोनों तो बराबर होते हैं पर ये दोनों बराबर नहीं होते। a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर तो होगा, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। और अब इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये आपका क्या है, a1 यानी कि 2, फिर a2 क्या है जो यहां पर है यानी कि 3, फिर b1 क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जो है a, और b2 हो जाएगा जो यहां पर है 5, a हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो यहां से क्या आएगा, देखो 5 इधर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 बटे 3 में, यहाँ से क्या आएगा 2 बटे 3 में बेटा गुणा होगी किससे, 5 से इधर गुणा हो जाएगी ना, और ये a के बराबर आएगा। मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से, ये a बराबर आपके पास आएगा 2 पंजे 10, 10 बटे 3। कहाँ है हमारा, ये रहा 10 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग देंगे और बताएंगे कि इन दोनों समीकरणों के हलों की संख्या कितनी होगी, कितने हल हैं इन दोनों समीकरणों के। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको a1 बटा a2 निकालना है, अनुपात निकालने हैं a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों अनुपात निकालो और मुझे बताओ फिर कितना कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए प्यारे बच्चों अपनी अपनी कॉपी पर और फटाफट से बताइए कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से। देखो यहां पर a1 कितना है 4 बटे 3, और a2 कितना है, देखो a2 जो यहां पर x के साथ है यानी कि 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा यहां से 4, ये 3 जाएगा नीचे, और गुणा में क्या है, गुणा में आ जाएगा 2, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आपके पास आ गया 2 बटा 3। b1 बटे b2 निकालते हैं, यहाँ पर b1 कितना है 2, b2 कितना है, यहाँ पर b2 है आपके पास 3, तो ये 2 बटे 3 आ गया। अब निकालते हैं c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 के लिए 8 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 12 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब 8 बटे 12 आ गया, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 और 2 से 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12,
4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमने क्या देखा, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटे C2 के। इसका मतलब ये तो किसकी शर्त हुई, ये तो बेटा जी समपाती रेखाओं की शर्त हुई, और समपाती रेखाओं के केस में क्या होता है, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं बच्चों, अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल होंगे। और इसलिए समीकरण युग्म कैसा होता है, समीकरण युग्म जो होगा संगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरण को हल करने की एक विधि है, एक मेथड है, एक तरीका है। तो अगर आपको दो समीकरण दी गई हैं तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना या प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक चर को किसी दूसरे चर से हटा देना। तो हमारे पास मान लीजिए कि कोई दो समीकरण है, 2x प्लस का 3y बराबर 6 है ना, और दूसरी समीकरण है हमारे पास, दूसरी समीकरण क्या है, 4x प्लस के 5y बराबर 20। अब मैं ये कर सकता हूं कि दोनों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालूं और उसको दूसरी समीकरण में उठा के रख दूं। जैसे मैं यहां से क्या करता हूं, y का मान निकालता हूं। तो देखो 5y बराबर कितना आएगा, 20। ये 4x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब y का मान कितना आ गया, y का मान आ जाएगा, ये 5 जाएगा इसके बटे में, यानी 20 माइनस 4x, और इसके बटे में क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये जो y का मान आया है इसे उठा करके आप यहाँ पे रख दो। ये जो y का मान आपने निकाला है ना, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो बताओ कितना हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 3, और y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y की जगह पे हम रख सकते हैं 20 माइनस का 4x बटे 5। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2x प्लस का, ठीक है 3 के अंदर गुणा कर देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60 और 3 चौक 12x बटे कितना हो गया 5 बराबर 6। अब बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 की 2 में गुणा होगी, 5 दूनी 10x प्लस ये कितना है 60 माइनस का 12x, और इधर कितना है 6। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो देखो 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 10 गया तो आया माइनस का 2x प्लस के 60, और बटे में कितना 5 बराबर कितना है 6। ये 5 इधर गुणा में जाएगा तो माइनस का 2x प्लस के 60 बराबर 5 की 6 में गुणा होगी तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। ये 30 को इधर ले आओ, 60 को उधर ले जाओ, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 30 है ना भाई। 60 में से 30 घटा देंगे, 2x को उधर ले जाएंगे, तो यानी x बराबर आ गया आपके पास 15। x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, एक चर का मान मिल गया। अब जो ये x का मान मिला है उसे उठा के यहाँ पे रख दो, तो बताओ y का मान भी मिल जाएगा आपको कि नहीं। देखो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20 और 4 गुणा में 15, 15 चौका कितना होगा, 15 चौका 60 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 20 गया तो 40, 40 बटे 5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, वो भी माइनस का, y बराबर आ गया माइनस का 8, और x बराबर आ गया आपके पास 15। तो ये था बेटा जी प्रतिस्थापन विधि। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पे हो सकता है कि लिखा हुआ हो कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, और ये भी हो सकता है कि ना लिखा हो। तो ये आपके ऊपर है बेटा जी कि आप कौन सी विधि से करना चाहते हैं। अगर कोई विधि नहीं लिखी है तो आपकी मर्जी है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो। अब विलोपन विधि पढ़ते हैं, लेकिन विलोपन विधि से पढ़ने से पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। देखो इस समीकरण में क्या बोला गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा, मतलब x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पर आपको यहाँ पर 1 उठा के रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में x की जगह पर 1 रखा प्लस का 3y बराबर कितना आ गया 11, 2 एकम 2, 2 प्लस का 3y बराबर कितना हो गया 11, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटा दिया, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो कितना आ गया 9, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3 तिया 9, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं विलोपन विधि के बारे में। देखो विलोपन विधि के लिए बेटा 2-3 बातें ध्यान कर लो,
वही जरूरी है। तो पहली जो बात है बेटा, विलोपन का मतलब होता है गायब करना। विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब करना, या हम जिसको कह सकते हैं हाइड कर देना, लोप कर देना। लोप यानी कि गायब कर देना, उसको हटा देना, है ना। लोप कर देना यानी कि हटा देना। अब कैसे हटाओगे? आप हटाओगे कैसे? आप जो है गुणांक समान बना करके हटाओगे। तो यहां पर लिखिए बेटा जी, क्या करना पड़ता है? गुणांक समान बनाना पड़ता है। गुणांक समान बनाकर जो है हम हटाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? अगर चिन्ह देखते हैं, अगर चिन्ह कैसे होते हैं? चिन्ह एक जैसे होने पर क्या करते हैं? चिन्ह एक जैसे होने पर घटाते हैं। चिन्ह एक जैसे होने पर घटाते हैं, जबकि अलग अलग चिन्ह होने पर, जबकि अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं? जबकि अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। जो अलग अलग चिन्ह होते हैं उसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। और जब घटाते हैं बेटा, तब क्या होता है? जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। अब बताओ चिन्ह बदलेंगे कैसे? चिन्ह बदलेंगे कैसे? तो देखो, अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर बेटा जी प्लस होता है तो वो क्या बन जाता है? माइनस। और अगर माइनस होता है तो वो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। इस प्रकार से चिन्ह बदलते हैं। और हम घटाते कब हैं? घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, लेकिन घटाते कब हैं? घटाते तब हैं जब क्या हो? जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों, या तो दोनों प्लस प्लस हों, या फिर दोनों क्या हो? या फिर दोनों बच्चों माइनस माइनस हो, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर कितना? 6, और दूसरी समीकरण है 4x प्लस का 5y बराबर कितना? 20। अब देखो, ये दो समीकरण है, मुझे यहाँ पर क्या करना है? किसी एक चर का गुणांक समान बनाना है। मैंने देखा यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 4। तो मुझे पता है कि भाई 2 के पहाड़े में 4 आता है। तो अगर मैं इस समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 दूनी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। गुणांक दोनों के समान बन जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास है पहली समीकरण, ये मेरे पास है दूसरी समीकरण, और अब मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर पहली वाली समीकरण में, समीकरण 1 में मैंने क्या कर दिया? समीकरण 1 में मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, ये बन गया। अब देखो, ये भी 4x प्लस 6y बराबर 12, और ये 4x प्लस 5y बराबर 20। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 12। अब मुझे बताओ बच्चों, घटाना चाहिए या जोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए यहाँ पर मैं क्या करूं? जोड़ूं, घटाऊं, क्या करूं? तो बेटा हमने देखा कि देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो जब प्लस प्लस है, यानी जब एक जैसे चिन्ह है, तब घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदलते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस वाले का प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे? घटाओगे, घटाने पर ये माइनस का हो गया, 6y भी कैसा हो गया? माइनस का, 12 भी कैसा हो गया? माइनस का। घटा दिया तो 4 में 4x से 4x कट गया, 6 में से 5 गया तो क्या आया? माइनस का y, और 20 में से 12 गया तो क्या आ गया? 8। यानी यहां से आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? माइनस का 8। और जब y का मान आ गया तो आप x का मान भी निकाल सकते हो किसी भी समीकरण में रख करके। ठीक है, क्वेश्चन करें? चलो तो सवाल करते हैं बेटा। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर सवाल कई सारे आते हैं विलोपन विधि पर। ये देखिए दो समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है? 2। यहाँ पर देखो बेटा गुणांक पहले से ही समान है, हमें गुणांक समान बनाने की जरूरत नहीं है। 2025 में ऐसा क्वेश्चन आए हैं, देख ले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि पहले से ही गुणांक समान है। एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तो y से y कट जाएगा। x में x जुड़ा कितना बना? 2x, 2 में 2 जुड़ा कितना बना? 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। x बराबर 2 आ गया तो y कितना होगा?
यहाँ पे रख दो किसी भी समीकरण में। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ या यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या बनेगा, 2 + y बराबर 2, यानी y बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 2 y बराबर 0, कहाँ है x बराबर 2 y बराबर 0, ये रहा। ठीक है, दूसरी समीकरण है हमारे पास, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। देखो बच्चों, इसको आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट मैं आपको विलोपन विधि से बताता हूँ। मान लो वो दोनों संख्याएं x और y हैं, तो इनके योगफल का मतलब क्या है कि x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इनके अंतर का मतलब क्या है, मान लीजिए कि x जो है y से बड़ा है, तो बेटा अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, यानी अगर मैं x में से y घटाता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। 2 समीकरण आ गई। अब बस आपको इन दोनों को हल करना है। कैसे हल करोगे बताओ, जोड़ोगे कि घटाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर तो चिन्ह बदलते नहीं है। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों के गुणांक पहले से ही समान थे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों को जोड़ दिया तो कट गए। x और x जोड़ा कितना बना, 2x, 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2 पंजे 10, x आ गया 5, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा आपके पास 5 + y बराबर 8, यानी y बराबर आ जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 5 और 3। ठीक है, और प्रश्न देखें और प्रैक्टिस करें। चलो तो और देखते हैं बेटा जी। देखो यहाँ पर ये जो सवाल है आपका बेटा जी, ये 2024 में 6 नंबर में आया हुआ है। कैसे करेंगे, देखो इसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे। विलोपन विधि से बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर बेटा जी x के गुणांक दोनों में सेम सेम दिए हुए हैं पहले से ही, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहले से ही गुणांक समान दिए हुए हैं तो बस इनको ठीक से लिख लेते हैं। ये 4 को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, 3x - का 5y = 4। और जो दूसरी समीकरण है इसके 2y को लेफ्ट में ले आओ तो क्या बनेगा, 3x - का 2y और बराबर कितना है 7। ये हो गई आपकी पहली समीकरण और ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। अब बच्चों बताओ, मुझे यहाँ पर दोनों को जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 3 है। गुणांक तो पहले से ही एक जैसा है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखा कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, तो दोनों के चिन्ह हैं एक जैसे। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं। और बेटा घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यानी ये जो 3x है ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये जो 2y है ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये जो 7 है कैसा हो जाएगा, माइनस का। मतलब चिन्ह हमने बदल दिए। अब देखो ये 3x से 3x कट जाएगा। ठीक है, 5y और 2y, ये 2y कैसा है, प्लस का, 5y कैसा है, माइनस का। तो माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 2 गया तो क्या आ गया, माइनस का 3y। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 4 गया तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर तो 1 आ गया। अब देखो तुम्हें y का मान मिल गया तो तुम ये y का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। यहाँ पे लिखते हैं y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दिया मैंने तो क्या बना, देखो 3x क्या है, माइनस का 5 और y की जगह पे क्या रखा, 1 बराबर कितना है 4। यानी 3x और 5 एकम 5 बराबर कितना आ गया 4। यानी 3x, 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 + 5, यानी 3x बराबर कितना आ गया, 4 और 5 9 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 तिया 9, x बराबर 3 और y बराबर 1। देखा, तो ये 6 नंबर का जो भारी भरकम सा सवाल था वो भी कितनी आसानी से हल हो गया। बेटा जी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहने वाला है, समझ रहे हो। अब लास्ट में बेटा मैं आपको एक ऐसा सवाल बताने जा रहा हूं जो पिछले साल कई सेट में देखा गया था, 2025 में। ये अंकों वाला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाला एक संख्या है जिसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। इसमें 99 दिया गया है, एक सेट में 66 दिया गया था, एक सेट में 88 दिया गया था, है ना। 3 सेट में ये क्वेश्चन आया था। तो कैसे करेंगे बेटा, इबारत वाले सवाल आते हैं 6 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके इकाई का अंक मैंने मान लिया क्या है, जिसके इकाई का अंक मैंने x मान लिया और दहाई के अंक को मैंने y मान लिया। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो बेटा संख्या क्या बनेगी बताओ। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है, y है, तो संख्या क्या बनेगी। देखो दहाई वाले अंक में क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे।
द से दहाई, द से 10, द से दहाई, द से 10, यानी दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करेंगे। मतलब y में मैंने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दी, और जो इकाई वाला अंक होता है वो इसमें हम जोड़ देते हैं। तो आपके पास संख्या आ जाएगी 10y प्लस x। अब बेटा उन्होंने आगे बोला है कि जब उसके अंकों को उलट देते हैं, अंक पलट देते हैं, तो अंक पलटने पर क्या होगा, अंक पलट दिए मतलब यहां पर देखो, जब अंक पलटोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी अब इकाई का अंक कौन हो जाएगा और अब दहाई का अंक कौन हो जाएगा। ये x इधर आ गया, दहाई वाला इधर चला गया, है ना। तो अब अंक पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी, अंक पलटने पर बताओ नई संख्या क्या बनेगी। अंक पलटने पर नई संख्या आपके पास बन जाएगी, देखिए आपके पास बनेगा ये 10 गुणा x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई, क्योंकि अब दहाई का अंक हो चुका है x और दहाई वाले में 10 से गुणा होती है। उन्होंने बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 99। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई बराबर कितना आता है, 99। दोनों को जोड़ेंगे तो x और x, 10x कितना हो गया, 11x, 11x प्लस 11y बराबर 99। हम इसको 11 से भाग दे सकते हैं, 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 निम 99। एक समीकरण तो ये आ गई आपके पास। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, दोनों का जो अंतर है वो 5 है, तो यानी x में से y घटाते हैं तो कितना आता है, 5। ये हो गई समीकरण नंबर 2। दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी। आप क्या कर दीजिए, दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो y से y कट जाएगा, x में x जोड़ा 2x, 9 5 14, यानी x बराबर कितना हो गया, 2 7 14, x बराबर 7 है तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इस रिवाइज इंडिया वाली सीरीज का फायदा उठा रहे हैं और हर चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, जैसे आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया बेटा, और मैं आप लोगों को हर चैप्टर का रिविजन अंडर 30 मिनट्स करा रहा हूं। मैंने इससे पहले 2 चैप्टर का रिविजन कराया है, वास्तविक संख्या और बहुपद, ये तीसरा चैप्टर है। इसके बाद अगले चैप्टर द्विघात समीकरण का हम लोग रिविजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो रिवाइज इंडिया के साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना, तो अमित सर आपके साथ हैं, डरने की क्या बात है। इसी भरोसे के साथ बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपका रिवीजन हो अच्छे से हो गया हो, तो बेटा जी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।